टारगेट 1000 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कैप्शन बाफ पॉकेट नॉवल रीडर च 196 बेहस और गुस्सा अभी शादी हुई है। शायद कुछ वक्त लग रहा होगा उन दोनों को, और तुमने तो पता है ना राहत ज़्यादा वक्त कमरे में रहती नहीं है। अगर वह कमरे में रह रही है तो ज़रूर कुछ वजह होगी, आ जाएगी ना। वैसे भी रात भर वह हमारे साथ ही तो रहने वाली है। अब तो रघुवीर तुम्हें अपनी बेटी से दूरियां बनानी चाहिए। अब तो शादी हो गई है और क्या पता कल को पोते भी आ जाएंगे। मैं तो राहत से पहले ही कहूंगी अगर पोते मेरे हो गए ना तो उसे यहीं पर मैं 2 महीने के लिए रखूंगी। मैं बिल्कुल भी अपने पोते को अलग नहीं करूंगी। मुझे तो राहत जैसी ही एक पोती चाहिए और दामाद जी जैसा ही एक प्यारा सा पोता चाहिए। कहते कहते प्रगति के चेहरे पर चमक आने लगती है और वह ही रघुवीर उसकी बातों को सुनकर अपनी आंखें छोटे छोटे कर लेता है। वह प्रगति की बात पर खुद से ही, मैं तो ऐसा कभी नहीं होने देने वाला हूँ, बस कुछ वक्त उसके बाद इस वश महेश्वरी के बारे में सभी को पता चलना है। वह प्रगति की बात पर खुद से ही, मैं तो ऐसा कभी नहीं होने देने वाला हूँ, बस कुछ वक्त उसके बाद इस वश महेश्वरी के बारे में सभी को पता चलना है। कहते कहते वह कुछ सोचने लगता है, तभी उन दोनों को ही सीढ़ियों से आवाज आने लगती है। तो वह दोनों उसी तरफ देखने लगते हैं तो वहां से वश राहत को अपनी गोद में लिया आ रहा था, जिसे देखकर प्रगति रघुवर की तरफ देखते हुए, कहा था ना दोनों बिजी होंगे। तुम ये सब छोड़ो, मैं जल्दी से कुछ लाती हूँ जिससे हम सभी आराम के साथ यहाँ पर बैठकर बात कर सकते हैं। कहते हुए वह उन दोनों की नज़र उतार कर मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। तो वही रघुवीर उन दोनों को देख रहा था जब राहत की नज़र वश से हटकर सामने सोफे पर बैठे रघुवीर की तरफ जाती है, जो उन्हें ही देख रहा था। ये देखकर उसका चेहरा पूरी तरह से टमाटर की तरह लाल हो जाता है। उसने तो कभी सोचा नहीं था कि वह अपने अप्पा के सामने ऐसी आएगी। वह पूरी तरह से एम्बरासिंग फुल कर रही थी। वह उसके कंधे पर मरते हुए, बेशर्म इंसान मुझे नीचे उतरो, तुम्हें दिख नहीं रहा है अप्पा यहाँ पर है। हम दोनों को देखकर वह क्या सोच रहे होंगे। कुछ तो बुजुर्ग लोगों का रिस्पेक्ट करो, ये तो तुमसे होगा नहीं। अब नीचे उतरो जल्दी से मुझे, नहीं तो मैं अभी तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। कहते कहते वह गुस्से भरी नजरों से उसे देखने लगती है, जैसे कि वो अभी के अभी उसकी जान ले लेगी। और वही उसके ऐसे गुस्से भरे लाल चेहरे को देखकर वश बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। वह पहले तो उसे नीचे उतरता है और फिर उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हैं। बड़ी मासूम सी शक्ल बना लेता है, जिसे राहत अपनी आंखें छोटी करके अपनी तिरछी नजरों से पहले रघुवीर को देखते हैं वी, और फिर बिना देर किए वहां से किचन की तरफ भागने लगते हैं। इस समय उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी, वह तो नजरें ही नहीं मिल पा रही थी रघुवीर से। वही वश राहत को ऐसे शर्माते हुए देखकर अपने दोनों हाथ लोअर के पॉकेट में डाले रघुवीर की तरह वह बढ़ने लगता है। इस समय उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी और वही रघुवीर अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर लेता है। जब वह वश को अपनी तरफ आते हुए देखा है तब वही वश सोफे पर एक के ऊपर दूसरा पैर डाले अपने होठों पर तिरछी मुस्कुराहट लिए। क्या हुआ फादर इन लॉ, हैप्पी और सैड? वैसे मुझे लगता है आप खुश बहुत होंगे। आखिर मैं आपकी बेटी को इतने प्यार से रखता हूँ, देखिए वो कितनी ज्यादा खुश है मेरे साथ। पर एक आप है जो मुझे दुखी दिख रहे हैं, इसका रीजन मैं जान सकता हूँ? आखिर मेरे पास कमी क्या है? आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं आपका सोन इन लॉ हूँ। आपको नहीं लगता कि आपको एक प्राउड वाली फीलिंग होनी चाहिए? आखिर नाइट आपका सोन इन लॉ है। डार्क वर्ल्ड का हर एक शख्स जहाँ मुझे अपना सोन इन लॉ बनाने पर बैठे हैं, पर नाइट आपका खुद सोन इन लॉ बन बैठा हूँ। सच कहता है कोई, जब इंसान की झोली में हद से ज्यादा चीज आने लगे ना तो उसे वैल्यू नहीं होती है। आज पता चला, राइट नॉट गुड फादर इन लॉ। ये जानकर मुझे बहुत उदासी हुई। कहते कहते वह बड़ी ही उदास भरी शक्ल के साथ रघुवीर को देखने लगता है। तो वही रघुवीर उसकी बात सुनकर अपने चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कुराहट लिए, लोग अपनी बेटी को एक दरिंदे को दे सकते हैं, पर मैं उसे दुनिया का होकर भी अपनी बेटी को किसी दरिंदे के पास नहीं भेज सकता। बेहतर यही है कि तुम दूसरों को मेरे साथ कंपेयर मत करो। और क्या कहा तुमने, प्राउड फीलिंग? अगर तुम एक नॉर्मल इंसान भी होते ना तो मुझे प्राउड फीलिंग होती, क्योंकि मुझे पता होता कि मेरी बेटी जिसके साथ भी है वह खुश है। पर तुम्हारे साथ यह खुशी उसके लिए सिर्फ कुछ दिनों की हो सकती है। एक दरिंदे के पास जिसके अंदर ना फीलिंग है ना कुछ और, उसके लिए अपना एडिक्शन ही आगे है। वह कहाँ मेरी मासूम से बेटी को खुश रख पाएगा? जिसके लिए खुद के डिसीजन खुद के रोज आगे है, वह कहाँ मेरी मासूम सी बेटी की खुशी को अपने सारा खोपे पर रखेगा? बचपन से ही मैंने उसे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया है, क्या तुम उसे क्वीन की तरह ट्रीट कर पाओगे? टेल मी मिस्टर नो नो ब्लैक नाइट, क्या सच में तुम मेरी बेटी को एक क्वीन की तरह ट्रीट करोगे?
तुम्हारे एडिक्शन से बढ़कर उसकी खुशी होगी कभी बताओ। कहते कहते वह शांत हो जाता है और सामने कॉफी टेबल पर जो पानी का गिलास था उसे हाथों में लिए पीने लगता है और सामने वश को देखने लगता है जो शांति से उन्हें ही देख रहा था। उस वी के चेहरे पर कोई भी इमोशंस नहीं, तो ये देखकर रघुवीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह मजाकिया बड़ी मुस्कुराहट लिए अपना सर हिलाकर पानी के गिलास को देखते हुए, तुम्हारा कल तुम्हारे आने वाले हर एक दिन पर भारी पड़ने वाला है, पर वह पास तुम फ्यूचर में ले जाने वाले हूँ, जिसका नतीजा यह है कि मेरी बेटी अब कहीं खुश है, वह दर्द में रहने लगेगी। तुम्हारी जो यादें हैं ना, वह तुम कभी भूल ही नहीं पाए हो। मैं इतना जानता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ बुरा हुआ है, शायद तुम अकेले रहे हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम मेरी हंसती खेलती मासूम सी बेटी की जिंदगी बर्बाद करो। तुम तो जानते हो कि उसका बाप मैं नहीं हूँ, फिर भी वह मेरी बेटी है, क्योंकि मैंने उसे पाला है और प्रगति ने उसके लिए अपनी कोख में कभी किसी और औलाद को जन्म नहीं दिया। उसे माँ के लिए तो उसकी बेटी को खुश रखो। कहते कहते वह शांत हो जाता है, पर वही उसकी बातों को सुनकर वश कुछ सोचते हुए अपने होठों पर हल्की सी तिरछी से मुस्कुराहट लिए, क्या लगता है फादर इन लॉ कि मैं यह नहीं कर पाऊंगा? आपकी बातें तो बहुत अच्छी है, पर नाइट के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। कहते कहते वह अपने लाइटर को निकालकर उसे ऑन और ऑफ करने लगता है। रघुवीर उसके बाद को सुनकर कुछ समझ नहीं पाता है। वह कुछ बोलते ही वाला था कि तभी राहत और प्रगति दोनों ही वहां पर आ जाते हैं, जिससे वह कुछ भी नहीं कहता और सामने वश को देखने लगता है, जो बिना किसी मोतियों के साथ लाइटर को देख रहा था। पर जब वह यह महसूस करता है कि राहत आ चुकी है, तो उसे लेटर को बंद करके अपने पॉकेट में डाल देता है और अपने चेहरे पर एक मासूम भर एक्सप्रेशन लिए मुस्कुराने लगता है। वही प्रगति रघुवीर की साइड में बैठ जाती तो राहत वश के। वही प्रगति कुछ सोचते हुए वश की तरफ देखकर मुस्कुराहट कर, अब तुम इस बार अकेले आए हो, पर मैं चाहती हूँ कि अगली बार जब तुम आओ तो अपने परिवार को भी लेकर आओ। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। आखिर मुझे भी जानना है कि मेरी बेटी के परिवार में कौन कौन है, और मुझे पता है मेरा दामाद उनसे मिलवा कर ही रहेगा। आखिर उसकी माँ जो कह रही है उसे कहते रहते हो मुस्कुरा देती हैं। वही उसकी बात को सुनकर वश अपना सर हिला देता है। तो प्रगति कुछ सोचते हुए उसकी तरफ देखकर, अब तुम कल जाओगे तो फ्लाइट से जाने वाले हो या ट्रेन से? वश अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए, फ्लाइट से। प्रगति इस पर अपना सर हिलाते हुए, ठीक है ये तो अच्छा है, पर राहत तो फ्लाइट में कभी बैठी नहीं है, उसे तो डर लगता था फ्लाइट से इसे संभाल कर ले जाना, बहुत चिल्लाती है डरती है। तब वश इस पर अपना कर हिलाते हुए, ये तो अपने सही कहा, डरती है तो बहुत ही ज्यादा चिल्लाती है और खरोच तो उससे ज्यादा है। कहते हुए वो अपने होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आता है। वही उसकी बात सुनकर प्रगति हैरानी के साथ राहत की तरफ देखकर, राहत दामाद जी क्या कह रहे हैं? क्या सच में तुमने ऐसा कुछ किया है उनके साथ? बच्चा तुम भी ना? कहते कहते वह उसकी तरफ देखने लगती है। तो राहत बड़ी मासूमियत भरी आवाज में, मैमी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस शख्स ने ही अचानक से आपने जो ट्रेन की टिकट दी थी ना, उसे कैंसिल करके फ्लाइट की टिकट बुकिंग कर ली। पता है मैंने तो इसे कितनी बार था कि मुझे डर लगता है फ्लाइट से, पर फिर भी यह माने तब ना, ये तो अपने मन की ही करता हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती? कहते हुए वह बड़ी ही मासूमियत से प्रगति की तरफ देखने लगते हैं। तो वही प्रगति सुनकर अपना सर हिलाते हुए, तुम कब बड़ी हो जाओगी ये मुझे पता ही नहीं, शादी हो गई है पर फिर भी बच्ची की बच्ची हो। कहते हुए वो वश की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, मुझे पता है मेरी बच्ची बहुत ही ज्यादा शैतानी करती होंगे और तुम्हारी सुनती तक नहीं होगी, पर दिल की बहुत साफ है। तुम तो जानते हो इसे संभालने में थोड़ा मुश्किल होता होगा, पर फिर भी मैं यही चाहूंगी कि मेरी नादान सी बच्चों को संभाल लेना। बचपन से ही इसे बहुत ही प्यार से पाला है मैंने। इसे जब भी चोट लगती थी ना, तो हम दोनों दर्द के मारे परेशान हो जाते थे। दोस्तों अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन भी जरूर पड़ेगा कैप्शन बा ऑफ पॉकेट नॉवल रीडर। जब 197 सच। वही उसकी बात सुनकर प्रगति हैरानी के साथ राहत की तरफ देखकर, राहत दामाद जी क्या कह रहे हैं? क्या सच में तुमने ऐसा कुछ किया है उनके साथ? बच्चा तुम भी ना? कहते कहते वह उसकी तरफ देखने लगती है। तो राहत बड़ी मासूमियत भरी आवाज में, मैमी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस शख्स ने ही अचानक से आपने जो ट्रेन की टिकट दी थी ना, उसे कैंसिल करके फ्लाइट की टिकट बुकिंग कर ली। पता है मैंने तो इसे कितनी बार था कि मुझे डर लगता है फ्लाइट से, पर फिर भी यह माने तब ना, ये तो अपने मन की ही करता हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती? कहते हुए वह बड़ी ही मासूमियत से प्रगति की तरफ देखने लगते हैं। तो वही प्रगति सुनकर अपना सर हिलाते हुए, तुम कब बड़ी हो जाओगी ये मुझे पता ही नहीं, शादी हो गई है पर फिर भी बच्ची की बच्ची हो। कहते हुए वो वश की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, मुझे पता है मेरी बच्ची बहुत ही ज्यादा शैतानी करती होंगे और तुम्हारी सुनती तक नहीं होगी, पर दिल की बहुत साफ है। तुम तो जानते हो इसे संभालने में थोड़ा मुश्किल होता होगा, पर फिर भी मैं यही चाहूंगी कि मेरी नादान सी बच्चों को संभाल लेना। बचपन से ही इसे बहुत ही प्यार से पाला है मैंने।
इसे जब भी चोट लगती थी ना तो हम दोनों दर्द के मारे परेशान हो जाते थे। कहते कहते वह शांत हो जाती है। वही उसकी बात को सुनकर राहत को सोते हुए प्रगति से, मम्मी क्या मोहब्बत शादी में जरूरी होती है? प्रगति पहले तो राहत के सवाल को सुनकर हैरान हो जाती है, फिर अपना सर हिलाते हुए, हाँ मोहब्बत के बिना शादी कैसे पूरी होगी? तुम जानती हो हम जब किसी से टूट के मोहब्बत करते हैं ना तो जिंदगी बहुत खुशहाल हो जाती है। बिना मोहब्बत के एक शादी एक घुटन जैसे महसूस होती है, क्योंकि मोहब्बत एक ऐसा दो लोगों को जोड़ने वाला एहसास है जो सबसे अलग और सबसे खास है। तुम जानती थी ना मैं बचपन में तुम्हें दो कहानी बताई थी, एक राधा कृष्ण की और एक शंकर और पार्वती की। एक को उसकी मोहब्बत मिला और दूसरे को मोहब्बत ना मिलकर भी उसके होने का एहसास मिला। कहते कहते वह शांत हो जाती है तो रहता कुछ सोचते हुए, पर मुझे अभी तक पता नहीं चला कि राधा कृष्ण की क्यों मोहब्बत सफल नहीं हुई। उन दोनों में तो बहुत था प्यार, एक दूसरे से एक ऐसी मोहब्बत थी जो बहुत ही ज्यादा अलग थी, फिर वो दोनों क्यों एक साथ नहीं हुए? मैं कभी यह सोच भी नहीं सकती कि कोई अपनी मोहब्बत से कैसे दूर रह सकता है और उसकी शादी होते हुए देख सकता। कहते कहते रहे शांत हो जाती है, उसके आंखों से हल्की सी नमी आ जाती है तो प्रगति गहरी सांस लेकर, राधा कृष्ण ने एक सीख दी है, पा लेना मतलब मोहब्बत नहीं होती है। उन्होंने ये बताया है कि हम उसे जरूर पा नहीं सके पर वह हमारे पास है, यही मोहब्बत है। वह हमारी जिंदगी रहे ना पर उसके होने का एहसास हमारे हर एक उसी चीज में महसूस होता है, जो ना होकर भी मिला, जो दूर होकर भी सबसे करीब रहे, वह भी मोहब्बत ही बेटा। और शंकर और पार्वती की बात करें तो उन दोनों ने ही अपनी मोहब्बत को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंतजार किया है। हर एक रात हर एक दिन रोई है, एक दूसरे की यादों में रहे हैं, हर एक दिन बिना एक पल गवाई उन्हें याद करते रहे हैं। इसके लिए उनका प्यार एक साथ है और सबसे अलग है। दोनों ने ही प्यार के अलग अलग मायने बताए हैं, वह भी सबसे खास और सबसे प्यारी। कहते कहते प्रगति शांत हो जाती है। वही प्रगति की बात सुनकर राहत अपना सर हिला देती है। तभी वह कुछ सोचते हुए वश की तरफ देखने लगते हैं, जो उसे ही देख रहा था। फिर वह अपना सर हिला देती है, उसके चेहरे पर कुछ आ जाता है जिसे वह अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेती है। वह दूसरी तरफ देखकर अपने मन में ही, पता नहीं यह पागल मुझसे कब मोहब्बत करेगा, लग तो नहीं रहा है जिंदगी में कभी इसका एडिक्शन खत्म होकर मोहब्बत बनेगी। कहते कहते वह मन ही मन उदास होने लगते हैं। तभी वह अपने थाई पर किसी का सख्त हाथ महसूस करती है, जिससे वह साइड में देखने लगती है, जहां पर वश उसे ही देख रहा था, जिसे देखकर राहत एक गहरी सांस लेती है और सामने रघुवीर की तरफ देखने लगते हैं। वह बस सामने देख रही थी, उसने एक बार भी अपनी नज़र तिरछी करके वश को नहीं देखा था और यह बात वश अच्छे से नोटिस कर रहा था। वह कुछ नहीं कहता, बस सबकी बातें सुन रहा था और शांति से राहत को देख रहा था। रात के 2 बजे जब राहत सो जाते हैं तो वश उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वही रघुवीर प्रगति की तरफ देखा है, जो हल्की हल्की नींद में दिख रही है। वह भी उसे अपनी गोद में उठाकर अपने साथ रूम में ले जाने लगता है। वही वश पहले उसे कमरे में लाता है, उसे बेड पर अच्छे से लेटकर अपने मोबाइल को देखा है, जो उसने साइलेंट पर रखा हुआ था। वह उसे देखा है तो वहां पर भस्म के कॉल आए हुए थे, जिसे देखकर वह गहरी सांस लेता है और बालकनी की तरफ बढ़ने लगता है। वश अपनी होठों पर सिगरेट रखता है और भस्म को कॉल लगता है। एक ही दिन में भस्म कॉल भी उठा लेता है। भस्म अपनी शांत आवाज में, बॉस आपने मुझे जो रघुवीर रावत की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। उसका असली नाम रघुवीर रावत नहीं बल्कि रघुवीर बजाज है, जो बजाज इंडस्ट्री का एक लोटा वारिस है। वश ये सुनते नहीं अपने होठों में पड़े हुए सिगरेट को अपने 2 उंगलियों में पकड़ लेता है। वह सिगरेट के धुएं को बाहर उड़ते हुए अपने होठों पर तिरछी मुस्कुराहट लिए, बजाज ये वही बजाज है ना जिसने ड्रग्स कैसे और अपने पागलपन के लिए फेमस था। भस्म इस पर अपना कर हिलाते हुए, हाँ सही कहा, वही बजाज। इन्फॉर्मेशन में पता चला कि वह अपने बेटे को ही टॉर्चर करता था, जो रघुवीर बजाज है, और इसी वजह से वह अपना घर छोड़कर यहाँ नैनीताल में आया था। नैनीताल में आकर वह एक माफिया से मिला। उसे समय रघुवर की उम्र कुछ 15 साल थी और पता चला है कि उसे माफिया से मिलकर उसने उसकी जान बचाई थी और इस माफिया का कोई बेटा नहीं था। इसी वजह से रघुवीर को उसने अपना बेटा बना दिया। उसके मरने के बाद रघुवीर ने उसकी जगह अपने नाम कर दी, पर इस बीच उसने अपनी सारी आइडेंटिटी छुपा कर रखे। और मिसेस प्रगति रावत, यह उनका कॉलेज से लव स्टोरी शुरू है। प्रगति रावत के फैमिली वाले रघुवीर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से प्रगति में अपना घर छोड़कर रघुवीर के साथ शादी कर ली और अब रघुवीर अपनी एक डॉक्टर वाली इमेज सबके सामने रखे हुए हैं। जैसे दिन में वह डॉक्टर है तो रात में वह माफिया है। कुछ काम रहते हैं तो वह खुद उन्हें सॉल्व करने के लिए जाता है, पर अगर वह एजेंट हुए तो नहीं तो यहाँ से ही अपना सारा काम करता है। उसका एक खास आदमी है जिसका नाम शायद से कुछ संजय है। कहते कहते वह शांत हो जाता है। वही वश सिगरेट के कश लेते लेते वह शांति से ये सब सुन रहा था।
वह गहरी सांस लेकर कुछ सोचते हुए, क्या मिस्टर बजाज और उसकी पत्नी दोनों जिंदा है? भस्म में अपना सरना ने हिलाते हुए, 5 साल पहले उनका कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी। बहुत लोगों का कहना यह है कि वह कार एक्सीडेंट न होकर एक मर्डर है, पर किसी ने भी फाइल को ओपन नहीं किया। यहाँ तक कि बजाज एंटरप्राइजेस को चलाने वाला रघुवीर का चचेरा भाई नायक बजाज है। पर एक बात हैराने वाली है कि नायक बजाज जरूर उसे कंपनी को हैंडल कर रहा है, पर अभी तक वह सीईओ के चेयर पर नहीं बैठा है। वह केबिन हमेशा ही खाली रहता है और न्यूज़ में बताया जा रहा है कि नायक ही बजाज एंटरप्राइजेस का सीईओ है। वश मुस्कुराते हुए, तो तुम्हें पता है अब आगे क्या करना है? याद रहे तब तक हमें कुछ करना नहीं है जब तक मेरा फादर इन लॉ अपना कोई खेलना शुरू करे। वैसे मुझे लगा तो नहीं रहा है क्योंकि कल सुबह तक उनके पास उनकी रियल आइडेंटिटी चली जाएगी। अब अगर मुझे उनकी रियल आइडेंटिटी पता चली है तो ज़रूर वह कुछ भी करके छुपाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि छुपाने में उन्हें अपनी इतनी मेहनत लगता है कि वह कुछ काम बुरे भी करता है। भस्म, अब देखना यह है कि मेरा फादर इन लॉ क्या करता है। तुम्हें और एक इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा था, वह तुमने निकाली। भस्म अपना सर हाँ में हिलाते हुए, यस बॉस, कृष्ण शर्मा जो मैडम के बायोलॉजिकल फादर हैं। पता चला है कि उनकी मौत भी तेजपाल महेश्वरी की वजह से हो गई है, क्योंकि कृष्ण शर्मा तेजपाल की एक गैंग को लीड करता था, पर वह जहां पर गया था वहां पर तेजपाल के 2 दुश्मनों ने हमला किया था, जिसकी वजह से वह मैडम जब 5 साल की थी तभी वह मर गया था जिस साल आप जेल में आए थे। तेजपाल ने कोई मदद की थी मेरी कैंडी को। कहते कहते वह शांत हो जाता है। तो भस्म अपना सरना में हिलाते हुए, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, पर शायद से उन्होंने कोई भी मदद नहीं की थी। हम लगे था ऐसा ही कुछ होगा। फिलहाल तुम्हें पता है आगे क्या करना है। इन्फॉर्मेशन निकलना छोड़ो मत, हर एक इन्फॉर्मेशन निकालो, क्या पता हर एक इन्फॉर्मेशन निकालने में कुछ ना कुछ नया मिल जाए। कहते हैं वह कॉल कट कर देता है और वही सोफे पर बैठकर अपने बालों को अपने हाथों से सहलाते हुए सिगरेट की कश लेकर, मानना पड़ेगा फादर इन लॉ को खुद कर तो सही, पर अगर सोन इन लॉ करे तो गलत है। ये तो बहुत बुरी बात है, ना खुद का तो बदला पूरा कर दिया पर मेरे। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह सिगरेट के कश लेकर ऊपर की तरफ देखकर बड़ी सी अजब मुस्कुराहट अपने होठों पर लिए, बहुत जल्द मेरे भी अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। रही बात नाइट की क्वीन की, तो उसे जरूर वह सब कुछ मिलेगा जो उसे मिलना चाहने, पर तब तक जब तक वह मेरी बात सुनो और एक अच्छी कैंडी बने। जो आज हुआ है वह अगर हर बार हुआ तो पता नहीं मैं अपनी गुस्से को कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा। कहते हुए वह अपने सर हिला देता है और सामने चांद को देखकर सिगरेट की कश लेने लगता है। करीब रात के 3 बजे तक वहीं पर बैठने के बाद वह अपनी जगह से खड़ा होकर अंदर कमरे की तरह बढ़ने लगता है। दोस्तों अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसी के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन भी जरूर पड़ेगा कैप्शन बा ऑफ पॉकेट नॉवल रीडर अनटाइटल्ड चैप्टर। कहते हुए वह कॉल कट कर देता है और वही सोफे पर बैठकर अपने बालों को अपने हाथों से सहलाते हुए सिगरेट की कश लेकर, मानना पड़ेगा फादर इन लॉ को खुद कर तो सही, पर अगर सोन इन लॉ करे तो गलत है। ये तो बहुत बुरी बात है, ना खुद का तो बदला पूरा कर दिया पर मेरे। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह सिगरेट के कश लेकर ऊपर की तरफ देखकर बड़ी सी अजब मुस्कुराहट अपने होठों पर लिए, बहुत जल्द मेरे भी अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। रही बात नाइट की क्वीन की, तो उसे जरूर वह सब कुछ मिलेगा जो उसे मिलना चाहने, पर तब तक जब तक वह मेरी बात सुनो और एक अच्छी कैंडी बने। जो आज हुआ है वह अगर हर बार हुआ तो पता नहीं मैं अपनी गुस्से को कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा। कहते हुए वह अपने सर हिला देता है और सामने चांद को देखकर सिगरेट की कश लेने लगता है। करीब रात के 3 बजे तक वहीं पर बैठने के बाद वह अपनी जगह से खड़ा होकर अंदर कमरे की तरह बढ़ने लगता है। रूम में जब वह राहत को देता है, जो सब कुछ से अनजान अपनी गहरी नींद में सो रही थी, और वही उसे इतनी गहरी नींद में सोते हुए देखकर वह अपना सर हिलाकर उसके पास चला जाता है। उसे अपनी बाहों में भरकर उसके सर को अपने सीने से लगाकर उसके बालों को सहलाने लगता है, फिर उसके माथे को चूमकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। तब उसे नींद आ जाती है, यह उसे खुद भी नहीं पता चला राहत को देखते देखते। वहीं दूसरी तरफ किसी की नींद उसकी आंखों से पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। तेजपाल जो शराब के नशे में पूरी तरह से चूर चूर हो चुका था, उसका नशा बढ़ने लगा था क्योंकि इस समय उसके हाथों से सब कुछ फिसलता हुआ उसे नजर आ रहा था। एक तरफ प्रधान का हॉस्पिटल में जाना और दूसरी तरफ उसके इतने सारे बिजनेस में लॉस होने, यहाँ तक कि कोठी पर भी कोई आता नहीं है। इसका रीजन क्या है यह उसे खुद भी नहीं पता है, जिसकी वजह से वह और भी ज्यादा परेशानियों में चला गया है। तभी वहां पर आ जाता है रवि, उसके सामने सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। तो तेजपाल अपने सर को दबाते हुए कॉफी टेबल पर अपने दोनों पैर रखकर रखे, वैसे शांति से खड़े रहोगे? कुछ पता लगा इतना सब कुछ बिजनेस में लॉस क्यों हो रहा है? ये सब क्या है? कुछ पता लगा? और प्रधान का एक्सीडेंट क्या सच में उसने किया है? कहते हो गए वह बोतल को अपने होठों से लगा लेता है और उसे पीने लगता है।
वही रवि उसकी बात करे गहरी सांस लेकर, फिलहाल तो हमें इस बारे में कुछ पता नहीं लग पर हाँ हमारे जितने भी आदमी हैं वह सारे खाली हाथ आ रहे हैं। यहाँ तक कि हमने आपने कहा था वैसे कोठी की लड़कियों की प्राइस भी कम कर ली है और नई भी लकड़ी लाई है, पर फिर भी वहाँ पर कोई भी आ नहीं रहा है। हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर्स हमारे साथ है वह भी हमसे कनेक्शन तोड़ना चाहते हैं। यहाँ तक कि कुछ बिजनेस डील्स हमारी रोक दी गई है और उन्होंने पर्सनल और फाइनेंशियल इश्यू के बारे में बोला है। कहते कहते रवि शांत हो जाता है। वही रवि की बात को सुनकर तेजपाल अपने सर पर हाथ रखकर, पता नहीं आप ये क्या शुरू हो रहा है मेरे साथ। जितना हो सके उतना जल्दी हमारे जितने शेयर से उन शेयर को एक अच्छे डीलर के साथ बेचने की तैयारी करो। मुझे कुछ भी करके इंडिया छोड़कर अब जाना है, याद रहे सारी तैयारी करनी है। मेरी छोटी बहू को उसके ससुर से गिफ्ट मिलना चाहिए कि नहीं, उसे ऐसा गिफ्ट दे दो कि वह जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। मेरे बेटे की रिपोर्ट्स उसके हाथों में जाने चाहिए। आखिर कब तक बाहर के लोग उसके साथ खेलेंगे, जब अंदर का कोई उसके साथ खेलने लगे तो इंसान हंसता जरूर है। कहते कहते तेजपाल मुस्कुराने लगता है। वह मुस्कुराते हुए, मैंने जिस लड़की के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलने लगती है, मेरी इन्फॉर्मेशन कृष्ण की बेटी कौन है कुछ पता चला। रवि अपना सर हिलाते हुए, कल रात तक हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्योंकि हमारा एक आदमी उसे हॉस्पिटल में चला गया है। कहते कहते वह शांत हो जाता है। तो वही उसकी बात को सुनकर, कल की डेट क्या है? रवि अपना कर हिलाते हुए, कल 23 दिसंबर है। तेजपाल कुछ सोचते हुए अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए, कल तो मेरी बीवी का जन्मदिन है ना। एक काम करो केविन और संयम से कहो कल उनका दिन माहेश्वरी पैलेस में होने वाला है। साथ ही साथ मेरे छोटे बेटे को भी बुलाओ, आखिर बहू रानी को तोहफा मैं अपने हाथों से ही तो देने वाला हूँ। अगर वह न आए तो भी उसके पास उसकी रिपोर्ट जानी चाहिए। पता होना चाहिए कि उसने जिस इंसान से शादी कर ली है वह इंसान नहीं पागल है पागल, और उसे पागल खाने में डालना चाहिए। कहते होंगे वह वहां से चला जाता है। वही उसकी बात सुनकर रवि अपनी सर पर हाथ रखकर, समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इसके दिमाग में शुरू क्या है। अगर वह रिपोर्ट राहत के हाथ में चली गई तो जरूर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उसने कहा है तो रिपोर्ट देनी तो पड़ेगी। सोच नहीं था कि इस रिपोर्ट के बारे में याद होगा। कहते हुए वह परेशान होने लगता है और अपना मोबाइल लिए कहीं पर जाने लगता है। वह जैसे ही अपनी कार में बैठता है तो उसके सामने और एक कार आ जाती है। उसमें से 2 शख्स और एक लड़की को लाया जाता है। ये देखकर रवि खुद से ही, यह इंसान सब कुछ छोड़ सकता है पर अपनी ये लत कभी नहीं छोड़ सकता, और पता नहीं इस बच्चे के साथ क्या करेगा। कहते कहते वह अपना सर हिला देता है और फुल स्पीड में कार को बढ़ने लगता है। वही सुबह का वक्त, नैनीताल में राहत देख लिए आ रही थी और वही प्रगति की आंखों से आंसू थे। रघुवीर के भी कुछ कम आंसू नहीं थे और वही पीछे खड़ा वश ये सब देख रहा था। उसकी नज़र तो रघुवीर पर थी जो उसके सामने अपनी बेटी के लिए रो रहा है। उसकी आंखें से हल्की किसी नम थे। ये देखकर वश अपना सर हिला देता है। तभी प्रगति राहत के गले लगाते हुए, बच्चा वहां पर जाकर कोई भी बदमाशी मत करना और अगले साल जरूर आना, मैं इंतजार करूंगी। राहत इस पर अपना सर हिलाते हुए, यस मैमी मैं जरूर आ जाऊंगी पर आप मुझे अनुज के बारे में बताते रहना। राहत की बात पर प्रगति मुस्कुराते हुए अपना सर हिला देते हैं और उसके दोनों गालों को पकड़कर उन्हें सहलाते हुए, जाओ जाकर तुम्हारे अप्पा इंतजार कर रहे हैं, कब से रो रहे हैं दिखा नहीं रहे हैं। ये सुनकर राहत अपना सर हिला देती है। वह अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए रघुवर की तरफ बढ़कर अपनी मासूम आवाज में, मैमी कोई रो रहा है, लगता है आज का दिन बहुत अजीब नहीं है। जो इंसान सभी रोता नहीं है वह रो रहा है या मेरे आंखें खराब हो गई है। कहते कहते वह अपनी आंखों पर हाथ रख देता है और बड़ी ही नौटंकी करने लगती है। वही उसकी ऐसी हरकतों को देखकर रघुवीर अपनी आंखों में आई हुई नमी को अपनी उंगलियों से पहुंचते हुए एक गहरी सांस लेकर, हो गई तुम्हारी नौटंकी शुरू। मेरी बच्चा न कभी भी बड़ी नहीं होगी, पर मुझे ऐसे ही नटखट और प्यारी बच्चा पसंद है, मेरा लाडला है तू पता है ना, और स्ट्रांग भी। कहते हुए वह अपने दोनों हाथ हवाओं में कर देता है जिससे राहत बिना देर किए रघुवीर जी के गले लग जाते हैं और वही रघुवीर उसके बालों को सहलाने लगता है। वह उसके सर को चूमकर उसके बालों पर अपने हाथ फिराने लगता है। वही ये देखकर वश की आंखें हर किसी छोटी हो जाती है। वह अपने दोनों हाथ पहन के पॉकेट से निकालकर कुछ सोचते हुए प्रगति की तरह बढ़ता है। वह प्रगति के गले लगाकर मुस्कुराने लगता है। विल और वही रघुवीर ये देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेता है। वह गहरी सांस लेकर राहत के दोनों गालों को पकड़कर उसके माथे को चूमते हुए, मेरा बच्चा अब तुम्हारे आने का इंतजार करेंगे, तुम्हारे अप्पा जल्दी से जल्दी आ जाओ। वैसे भी तुम्हारे बिना ये घर खाली लगने लगा है मुझे, देखा जा रही हूँ पूरा घर खाली हो रहा है, पर अब क्या कर सकते हैं, तुमने तो शादी कर ली और अपना वादा तोड़ दिया पता है ना। तुमने अप्पा से वादा किया था कि तुम कभी भी शादी नहीं करोगी और अप्पा के साथ ही रहोगी। कहते कहते वह उसके बालों से खेलने लगते हैं। तो वही राहत उदास भरी आवाज में, काश में वह वादा पूरा कर पाती और शादी नहीं करती। कहते हुए वह उदास हो जाती है।
फिर अपनी आंखों में चमक लिए जोर से चिल्लाते हुए मुस्कुराकर, क्यों ना मैं इसे घर जमाई बना क्या दूं। कहते हो अप्पा, ये भी हमारे साथ रहेगा, कितना अच्छा लगेगा ना। कहते कहते वह वश की तरफ देखते हैं, जो उसे ही देख रहा था। इस समय उसने अपनी आंखें हल्दी से छोटी कर लेती। वही प्रगति उसके सर पर करने लगती है, उसके सर पर मरते हुए, सच में आपकी यह बच्ची ना 19 साल की होने को आई है, पर फिर भी 5 साल के बच्चे की तरह बिहेवियर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा सिर्फ शरीर से बड़ी हो गई है, दिमाग तो इसका 5 साल के बच्चों की तरह है। पता नहीं मेरे दामाद जी कैसे इसे संभालते होंगे। कहते कहते वह उदासी से अपना सर हिलाकर वश की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, मुझे पता है मेरी बच्ची बहुत ही ज्यादा जिद्दी है और शैतानी इसे कभी कम नहीं होगी। बेटा बहुत परेशान करती होगी ना, पर मुझे पता है तुम हैंडल कर लोगे। आखिर तुम दोनों एक दूसरे से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हो, बस मैं यही चाहूंगी कि आगे तक तुम दोनों का रिश्ता भी ऐसा ही रहे। कहते हुए वो वश के माथे को चूम लेती है और वही वश बस मुस्कुरा देता है और राहत और प्रगति किचन की तरफ चली जाती है, क्योंकि वहां पर उसने कुछ सामान रखा था। तो उन दोनों को जाते हुए देखकर वश रघुवर की तरफ बढ़ने लगता है। वह दोनों हाथ पेंट के पॉकेट में डालें, वैसे कुछ मिला जिससे आप मेरी कैंडी को मुझे अलग कर सकते हैं। जहां तक मुझे पता है आपके पास कोई सबूत तो है नहीं, तो फिर मुझे उससे अलग करेंगे फादर इन लॉ। ये तो बड़ी दुविधा है आपके लिए। क्यों, सही कहा ना रघुवीर रावत, नहीं नहीं रघुवीर बजाज। कहते कहते वह तुम मुस्कुरा देता है, पर वही उसकी बात को सुनकर रघुवीर के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। दोस्तों अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसी के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन भी जरूर पड़ेगा कैप्शन बा ऑफ पॉकेट नॉवल रीडर। 199 अलविदा और वार्निंग कहते हुए वो वश के माथे को चूम लेती है और वही वश बस मुस्कुरा देता है और राहत और प्रगति किचन की तरफ चली जाती है, क्योंकि वहां पर उसने कुछ सामान रखा था। तो उन दोनों को जाते हुए देखकर वश रघुवर की तरफ बढ़ने लगता है। वह दोनों हाथ पेंट के पॉकेट में डालें, वैसे कुछ मिला जिससे आप मेरी कैंडी को मुझे अलग कर सकते हैं। जहां तक मुझे पता है आपके पास कोई सबूत तो है नहीं, तो फिर मुझे उससे अलग करेंगे फादर इन लॉ। ये तो बड़ी दुविधा है आपके लिए। क्यों, सही कहा ना रघुवीर रावत, नहीं नहीं रघुवीर बजाज। कहते कहते वह तुम मुस्कुरा देता है, पर वही उसकी बात को सुनकर रघुवीर के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वह हैरानी के साथ वश को देखने लगते हैं, उनके मानो पैरों तले जमीन, क्या ऐसा लग रहा था कि वह भी के अभी बेहोश हो जाएंगे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वश को उसके बारे में कुछ पता होगा हो। वो बस उसे देखते ही रह गए थे, जैसे उनके ऊपर छत भी नहीं है और ना ही नीचे जमीन है। और उनके ऐसे हालात को देखकर वश अपने होठों पर तिरछी मुस्कुराहट लिए उनके सामने खड़ा होकर नीचे झुककर अपने चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत ली है। क्या कहा था मुझे रघुवीर बजाज, नहीं नहीं रिस्पेक्ट तो देनी होगी ना फादर इन लॉ, एंड आई एम योर सोन इन लॉ। क्यों, सही कहा ना। अगर आप करें तो सही और मैं करूं तो गलत, दैट्स नॉट फेयर। कहते कहते वह अपने होठों पर शैतानी मुस्कुराहट लिए उनसे दूर होने लगता है। वही वश की बात सुनकर रघुवीर हैरानी के साथ उसे देखकर, आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता, तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया। इट सीम्स फादर इन लॉ यू हैव फॉरगॉटन हु आई एम। आई एम नाइट, ब्लैक नाइट, जिसके लिए किसी की भी इंफॉर्मेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे हर एक चीज के बारे में पता करने के लिए आपकी तरह किसी आर्मी फोर्स स्पेशल ऑफिसर स्पाई एक्ट। कहते कहते वह अपने चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत लिए अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए, मेरे पास इतने अच्छे लोग हैं जो मुझे आपके इन्फॉर्मेशन देने में करीब एक दिन भी नहीं आधे घंटे दे सकते हैं। पर सच कहो तो आपकी इन्फॉर्मेशन निकलना थोड़ा मुश्किल हो चुका था, पर मिल ही गई। जानते हो ना, अगर मुझे मेरा काम वक्त रहते पूरा नहीं मिला तो मैं क्या करता हूँ। तो यही डर लोगों के अंदर था, और देखो मुझे आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन मिल गई, मतलब अपना बदला पूरा किया। और अगर मैं अपना बदला पूरा कर रहा हूँ तो मैं गलत हूँ क्या, मैं कोई इंसान नहीं हूँ क्या आपकी तरह। कहते कहते वह अपनी गर्दन तिरछी करके उसे देखने लगते हैं। वही रघुवीर वश की बात सुनकर पूरी तरह से हैरान और परेशान दोनों ही होने लगते हैं। उन्हें तो लगा भी नहीं था कि नाइट की इतनी ज्यादा पावर हो सकती है। जिस इंसान की वह इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसे इंसान में उनकी इन्फॉर्मेशन निकालकर उनके सामने कर दी, वह क्या करे ये खुद उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था। वही वश उनके परेशान भरे चेहरे को देखकर उनके कंधे पर हाथ रखकर, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है फादर इन लॉ, आप जानते हो ना मैं आपका सोन इन लॉ हूँ, वह भी बहुत ज्यादा मासूम और प्यार। अब जब तक मेरे रास्ते में नहीं आएंगे तब तक अपना सोन इन लॉ आपके रास्ते में नहीं आएगा। रास्ते में क्या, वह तो आपसे दूर ही जा रहा है। पर याद रहे कोई भी चालाकी मेरे साथ चलने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो। उसकी बातों में वार्निंग साफ साफ महसूस कर सकता था। रघुवीर जी से वह कुछ भी नहीं कहता है, वह बस अपना सर हिलाकर बाहर से चला जाता है। वही रघुवीर को ऐसे शांत जाते हुए देखकर वश वही सोफे पर बैठकर अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए, अब लगता है आप शांत हो जाएंगे फादर इन लॉ, अपना चेहरा मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। समझने का काम मैंने कर दिया है।
अब मजबूर मत करना, नहीं तो तकलीफ तुम्हें ही होगी। कहते कहते वश गहरी सांस लेकर अपने लाइटर को ऑन कर देता है और उसे ऑन करके देखने लगता है। इस समय के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, वह बस उसे लाइटर की फायर को देख रहा था। तब तक वहां पर राहत और प्रगति दोनों भी आ जाते हैं। उन दोनों के आते ही वश, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, अब उसके चेहरे पर एक मासूम भरी मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद वह सभी वहां से निकल जाते हैं। राहत जब प्रगति को अलविदा कहती है तो उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। वही प्रगति उसे शांत करके वश को राहत का ध्यान रखने का कह देती है। इस पर वश बस अपना सर हिला देता है। राहत के दोस्त भी वहां पर आ जाते हैं। वह सभी राहत को एक बार गले लगकर वहां से चले जाते हैं। फ्लाइट। राहत की आंखों से अभी आंसू आ रहे थे, वह बहुत ही ज्यादा रो रही थी। वही वश उसे अपने सीने से लगाए हुए था। वह उसे शांत कर रहा था, पर राह शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये देखकर वह गहरी सांस लेता है। वह बस उसके बालों को सहला रहा था। करीब रोते रोते राहत कब सो जाती है यह उसे खुद भी नहीं पता चलता और वैसे ही वह उसके सीने से लगकर सो जाती है। उसे सोते हुए देखकर वश के चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन आ जाते हैं। तभी वहां पर एयर होस्टेस हाथों में खाना लिए आ जाती है, पर वश उसे ठंडी आंखों से देखने लगता है, जिससे वह डर के मारे वहां से जाने लगते हैं। और वही वश राहत को वैसे ही अपने सीने से लगाए उसके बालों को सहलाने लगता है और अपने चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन लिए उसके चेहरे को देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ महेश्वरी एंटरप्राइजेस। केविन अपने केबिन में बैठा हुआ था। इस समय उसके सामने फाइल्स रखी हुई थी। तभी वहां पर संयम आ जाता है। संयम जैसे ही आता है तो केविन अपनी जगह से खड़ा होकर संयम की तरफ देखने लगता है, जो उसे आंखों से ही बैठने का इशारा कर देता है। उसके इशारे को समझकर केविन अपनी जगह पर बैठ जाता है। वह जैसे ही बैठा है वह संयम की तरफ देखकर, भाई आपको कॉल आया था छोटे की तरह से। संयम इस पर अपना कर हिलाते हुए, आया तो था और पापा की तरफ से भी आया है। अब समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है। केविन कुछ सोचते हुए, मैं तो छोटे की पार्टी में जाने वाला हूँ क्योंकि इतने सालों बाद वह यहाँ पर आया है तो उससे मिलना तो जरूर है। आखिर उसने पहली बार हमें बुलाया है तो उसके इनविटेशन को इग्नोर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं कर सकता। संयम अपना सर हिलाते हुए, मैं भी वही जाने वाला हूँ। मैंने पापा से बात कर ली है। मैंने कह दिया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आ जा नहीं पाऊंगा। केविन कुछ सोचते हुए संयम की तरफ देखकर, पर भाई आखिर छोटे ने हमें बुलाया क्यों है, और वह भी उसके असिस्टेंट ने कॉल किया था। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इतने सालों बाद वह हमें क्यों बुला रहा है। पर कुछ भी कहूँ, वह माँ की जुड़ी हुई कोई भी चीज़ को भुला नहीं है। यही तो सबसे हैरानी वाली बात है। तुम्हें तो पता है छोटे बचपन से ही माँ से बहुत जुड़ा हुआ है, इसी वजह से तो वह कभी मन की चीज़ नहीं भूल पाया है। दिल को एक तसल्ली मिलती है कि छोटे चाह हमसे नफरत करता है, पर वह आज भी किसी से प्यार तो करता है। बस उसके दिल में हमारी नफरत को प्यार में बदलना है। मुझे भी जानना है कि आखिर की वह ऐसा है कि वह हमसे नफरत करता है। क्या वजह कोई और है जो हमारे साथ बात नहीं करता। कहते कहते हुए गहरी सांस लेकर केविन को देखने लगते हैं तो वह भी अपना सर हिलाते हुए, ये तो जाना ही होगा कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है, कुछ तो बात होगी। वैसे आपको कुछ पता चला है छोटे के बारे में? संयम अपना सरनामे हिलाते हुए, फिलहाल तो मुझे कुछ भी नहीं पता है, पता इतना ही है कि कुछ तो है जो छोटे हमसे छुपा रहा है, या कुछ और है। अब आज हम मिलने भी वाले हैं तो जरूर इस बारे में उससे बात कर लेंगे, आखिर मुझे भी सब कुछ जानना है। कहते कहते वह शांत हो जाता है। वही संयम की बात पर केविन कुछ सोचते होंगे सलमान की तरफ देखकर, भाई मैं क्या सोच रहा था कि मैं धारा को भी लेकर आओ कि अकेले आओ, क्योंकि अगर वहां पर राहत है तो जरूर धारा को लेकर जाना होगा, वह हमारे बीच बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। संयम इस पर अपना सर हिलाते हुए, हाँ ये तो सही है, मैं भी हैप्पी से बात कर ली है, चाहते हुए वह शांत हो जाता है। तो केविन संयम की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए, पर भाई आप अचानक से यहाँ पर सिर्फ ये तो बात करने आए नहीं है। संयम इस पर अपना कर हिलाते हुए गहरी सांस लेकर, पर मेरे पास तो फाइल आई है और उसमें माहेश्वरी इंटरप्राइजेज में कुछ इलीगल हो रहा है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस फाइल में जो है वह सच है या कुछ और है? केविन ये सुनकर एक गहरी सांस लेकर, भाई हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है उसके नीचे एक फ्लोर है और यह सब पापा के अंदर होता है। मैं आज तक इसमें कभी भी इन्वॉल्व नहीं किया है। मुझे बस इतना बताया गया है कि मैं कहाँ पर नहीं जा सकता और उसका एक सीक्रेट दरवाजा भी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है। कहते कहते केविन शांत हो जाता है और वह हिस्सा ये सुनकर गहरी सांस लेकर, आखिर पापा कब सुधरेंगे क्या पता। उनके पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यह सब कर रहे हैं, आखिर वह करना तो करना क्या चाहते हैं। कहते कहते वह अपने सर पर हाथ रख देता है। उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखाया जा सकता था। दोस्तों अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसी के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन भी जरूर पड़ेगा कैप्शन बा ऑफ पॉकेट नॉवल रीडर।
Chapter 200 Value and Misunderstanding। केविन ये सुनकर एक गहरी सांस लेकर, भाई हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है उसके नीचे एक फ्लोर है और यह सब पापा के अंदर होता है। मैं आज तक इसमें कभी भी इन्वॉल्व नहीं किया है। मुझे बस इतना बताया गया है कि मैं कहाँ पर नहीं जा सकता और उसका एक सीक्रेट दरवाजा भी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है। कहते कहते केविन शांत हो जाता है और वह हिस्सा ये सुनकर गहरी सांस लेकर, आखिर पापा कब सुधरेंगे क्या पता। उनके पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यह सब कर रहे हैं, आखिर वह करना तो करना क्या चाहते हैं। कहते कहते वह अपने सर पर हाथ रख देता है। उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखाया जा सकता था। कहते कहते वह अपने सर पर हाथ रख देता है। उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखाया जा सकता था। स्वयं को इतने गुस्से में देखकर केविन उसके पास आ जाता है। वह उसके कंधे पर हाथ रखकर, भाई इंसान के पास सब कुछ आ जाए पर फिर भी वह अपना लालच कभी नहीं भूलता। और अब अच्छे से जानते हो कि पापा बचपन से कितने ज्यादा लालची थे। इसी वजह से शायद माँ उनके पास रह नहीं पाया या कुछ और था। फिलहाल तो अब तुम शांत हो जाए और बाकी का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अगर माहेश्वरी इंटरप्राइजेज में ऐसा पूरा है तो जरूर आज नहीं तो कल बंद हो जाएगा, क्योंकि यह इंटरप्राइजेज मेरी है और आप इस पर मैं अपनी पूरी तरह से कंट्रोल करने का कोशिश करूंगा। और उससे पहले आप शांत हो जाए क्योंकि पापा की नज़र आप पर है। स्वयं एक गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता है। वह कुछ सोचते हुए केविन से, क्या हमें कार्तिक को भी बुलाना चाहिए? आखिर वह भी हमारा भाई है। एक काम करता हूँ, मैं उसे पर बुला लेता हूँ। केविन इस पर अपना सर हिलाते हुए, जैसे आपकी मर्जी, मैंने कभी आपके खिलाफ जाने की सोच नहीं है। आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। स्वयं मुस्कुरा देता है। कुछ देर बात करने के बाद स्वयं वहां से चला जाता है। जब वह जाता है तो चारों तरफ देखा है, फिर कुछ सोचकर अपने मोबाइल को निकलता है और वहां से किसी से बात करते हुए चला जाता है। वही माहेश्वरी पैलेस में सुबह जब तेजपाल उठ जाता है तो वह फ्रेश होकर आ जाता है। इस समय उसका चेहरा पूरी तरह से डरावना हो चुका था। चेहरे पर पूरी तरह से काले धब्बे आ चुके थे और आंखें लाल हो चुके थे। वह गहरी सांस लेकर हाल में आ जाता है और टीवी ऑन कर देता है। तभी उसके सामने एक फीमेल सर्वेंट अपने हाथों में चाय का ट्रायल उसके सामने रख देता है और वहां से बिना कुछ बोले चले जाते हैं। वही तेजपाल टीवी ऑन करके जैसे ही चाय के कप को अपने हाथों में पकड़ लेता है, वैसे ही वह हारने से ऊपर देखने लगता है। कुछ ऐसे ही कुछ न्यूज़ को देखा है तो हैरान हो जाता है। तभी वहां पर आ जाता है रवि। रवि भी तेजपाल को ऐसे बैठे हुए देखकर एक पल के लिए तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसने न्यूज़ देख ली थी। वही तेजपाल अपने हाथों में पड़े हुए चाय के कप को जमीन पर फेंकते हुए गुस्से भरी आवाज में, आखिर यह मार कैसे सकता है? किसने मारा होगा इसे? समझ नहीं आ रहा है इसके साथ कौन ये सब कर सकता है? रवि प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह रवि की तरफ देखा जाता है। वही रवि जो अभी आया था, वह सर नीचे झुकाकर तेजपाल की तरफ देखते हुए, अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है। हमारे सारे आदमी इसके पीछे काम पर लगा चुके हैं। शाम को इसको ले जाने वाले हैं तो हमें भी वहां पर जाना होगा। कहते कहते वह अपना सर झुका लेता है। वही उसकी बात को सुनकर तेजपाल गहरी सांस लेकर, तुमसे तो अब कुछ हो नहीं पा रहा है रवि। बूढ़े होते जा रहे हो, लगता है कम पर भी तुम्हारा ध्यान नहीं है। तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे हर एक काम वक्त पर करने की आदत है और तुमने सब कुछ बदल दिया है मेरा। अब तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी जगह में किसी और को दूं? कहते हुए वहां से गुस्से में चले जाते हैं। वह जाते जाते ऊपर सीढ़ियों से चिल्लाते हुए, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है। 3 दिन के अंदर मुझे हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर वह तुम नहीं दे पा रहे हो तो तुम डिज़ाइन लेटर देकर यहाँ से जा सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे तुम्हारी। कहते हुए वहां से तेजपाल तो जाता है, पर तेजपाल की बात को सुनकर रवि को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। उसे गुस्सा तो आता है, पर उसे कहीं ना कहीं बुरा लग जाता, क्योंकि इतने सालों से तेजपाल के साथ वह काम कर रहा था। पर आज अगर उससे काम नहीं हो पा रहा है तो तेजपाल उसे पर इतना ज़्यादा भड़क रहा है और ऊपर से उसे यहाँ से निकल रहा है। मतलब तेजपाल के लिए लॉयल्टी की कोई मायने ही नहीं है। जिससे रवि गहरी सांस लेकर वहां से चला जाता है, क्योंकि बहुत सारे सर्वेंट उसे भी देख रहे थे, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ कॉफी शॉप में आरिज़ बैठे हुए थी। तभी वहां पर आ जाता है कार्तिक। कार्तिक को देखकर वह गहरी सांस लेकर, बताओगे मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? कार्तिक उसे इतनी जल्दी में देखकर अपनी आंखें छोटे छोटे करके, मुझे समझ नहीं आता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। इंसान अभी ही आया है और तुमने सवालों का बसेरा ही रख दिया। उसके सामने आराम के साथ उसे काफ़ी दे देती या ठंडा पानी पूछ लेती, उसके बाद सवाल कर लेते हैं। अब तो मुझे तुम्हें क्या क्या सीखना पड़ेगा क्या पता। सच में बहुत मुश्किल होने वाली है मुझे। कहते कहते कार्तिक बड़े ही उदासी भरे चेहरे के साथ कॉफ़ी का ऑर्डर देने लगता है। आरिज़ ये सुनकर अपनी आंखें छोटे छोटे करके कार्तिक को देखते हैं, जिसने अपने चेहरे पर उदासी लाई हुई थी। ये देखकर वह गहरी सांस लेकर अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती मुस्कुराहट लिए
तो बताए मिस्टर कार्तिक माहेश्वरी, आपने यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया है? वह भी ऐसे अर्जेंट कॉल करके, जैसे कि कोई आफत आने वाली थी या कुछ और। आप अच्छी तरह से बता दीजिए क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। कार्तिक पहले काफी का इंतजार करता है, जिससे आरज उसे गुस्से में देखने लगती है। तो कर देख, एक गहरी सांस लेकर, जब तक कॉफी नहीं आती है तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, मुझे पहले सुकून के साथ कॉफी तो पीने दो। आरज उसकी बात पर कुछ नहीं कहती, उसे कॉफी पीने थी। उसे कॉफी पीने देती है और खुद भी अपनी मंगाई हुई कॉफी पीने लगते हैं। जब वह कॉफी पीकर उसे देखने लगती है तब तक कार्तिक की भी कॉफी आ चुकी थी और वह उसे पी रहा था, जिससे वह बस उसे अपनी आंखें छोटे छोटे करके देखने लगती है। तो कार्तिक गहरी सांस लेकर, ज्यादा कुछ नहीं, आज तुम्हें मेरे साथ कहीं जाना है मेरी गर्लफ्रेंड बनाकर। वैसे तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड ही हो, पर फिर भी तुम्हें बता रहा हूँ। और अब तुम्हारे पास बहुत बहाने होंगे, मेरे पास कपड़े नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं है, इसका इंतजाम हम दोनों आज कर देंगे। मेरे साथ चलो, हम अच्छे से तुम्हारे लिए शॉपिंग कर लेंगे और फिर वहीं से कहीं घूमने चले जाएंगे, फिर शाम को मेरे साथ चले आना। कहते कहते वह उसे देखने लगता है। वह इतनी आसानी से कह रहा था कि जैसे वह कोई नॉर्मल बात कर रहा हो, पर वही उसकी बात को सुनकर आरज उसे देखकर अपनी आंखें छोटे छोटे करके, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मुझे इतनी जल्दी यहाँ पर इसके लिए बुला रहे हो क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे कहीं जाना है? तुम खुद मुझे कपड़े खरीदने वाले हो, सब कुछ करने वाले हो, जैसे कि मैं सिर्फ खिलौना हूँ जिसे तुम्हें अपने साथ ले जाना है। इसके लिए तुमने उसे बुलाया है, उसे अब तैयार करोगे और लेकर जाओगे, यही ना? वो वाओ! कहते कहते वह तालियां बजाकर उसे देखकर अपनी आंखें छोटे छोटे करके, तो सुनिए मिस्टर कार्तिक माहेश्वरी, मुझे आपकी गर्लफ्रेंड ना ही बना है और ना ही इंटरेस्ट है, मुझे बस अब आपसे दूर ही रहना है। मुझे ऐसे शख्स के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं है जिसे इंसान की वैल्यू ही नहीं है। तुमने तो अपनी सारी बातें मुझ पर थोप दी, एक बार भी मुझे ये पूछा कि तुम्हें आना है या नहीं? पर नहीं, तुमने तो सीधा बता दिया। बताया क्या? सॉरी ऑर्डर देता है मुझे, और अब मुझे आपका ऑर्डर फॉलो करना होगा ना? कहते कहते वह उसे गुस्से भरी आंखों से देखने लगती है। तो कार्तिक गहरी सांस लेकर उसके साइड में फटाक से बैठ जाता है, उसके दोनों हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखकर। समझ नहीं आता है कि तुम हमेशा ही है ऐसे बिहेवियर करती हूँ या मुझे देखकर ही तुम्हारे अंदर यह कोई बिहेवियर आ जाता है? मैंने क्या कहा तुम्हें मेरे साथ आना है गर्लफ्रेंड बनाकर? नौकरानी थोड़ी कहाँ है, और वैसे भी तुम मेरी गर्लफ्रेंड ही तो हो, कितनी बार बताना पड़ेगा? क्या कोई नॉर्मल फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ किस करता है? और फिर हमने जो जो किया वह बताओ। कार्तिक ये सब ऐसे बता रहा था और उसके आवाज साइड में जो बैठे हुए लोग थे उन तक जा रही थी, जिससे वह सारे लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। और कार्तिक को ऐसे बिना किसी शर्म के साथ बोलते हुए देखकर आरज उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे आंखें दिखाते हुए, तुम्हें सच में दिमाग है या सिर्फ तुम इसे अपने दिमाग में रखे हुए हैं? इतने सारे लोग हैं और तुम इतनी बेशर्मी वाली बातें कैसे कर सकते हो उनके सामने? कार्तिक उसका हाथ अपने होठों से हटाकर उसके हाथों को अपने दोनों हाथों में पकड़कर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए, मैं तो पैदा ही हूँ बेशर्म हूँ, यहाँ तक कि मैं कपड़े भी पहना नहीं था बचपन में, तो सोचो मैं कितना ऐसा था बेशर्म हो सकता हूँ। और अब शर्म के बारे में तो वह तुम पर बहुत अच्छी तरह से सूट कर रही है। अब ये सब हो गया हूँ तो जल्दी से कॉफ़ी पी लो, नहीं तो मैं अपनी स्टाइल से तुम्हें काफ़ी पिलाऊंगा जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। कहते हुए वह उसे आंख मार देता है और अपने होठों को आगे कर देता है, जिससे आरज एक गहरी सांस लेते हैं। वह उसकी बातों का मतलब समझकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। दोस्तों अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसी के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन भी जरूर पड़ेगा और बहुत जल्द मेरी एक नई स्टोरी आ जाएगी, वह भी आपको कल तक देखने को शायद से मिल जाएगी, देखते हैं। पर फिलहाल तो यार साथ देते रहिएगा और ऐसे ही स्टोरी पढ़ने रहिएगा। रुको सभी लोग कहीं जाओ मत, ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कॉमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। टैब तक के लिए बाय, टेक केयर।